स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए ऑफ एजुकेशन, जो लिखा है जॉन मिल्टन ने। ये जॉन मिल्टन का एक इंस्ट्रक्टिव है, एक पैम्फलेट है और इस पैम्फलेट में वो बात करते हैं एजुकेशन की, स्टडी की, और वो कुछ एडवाइस और सजेशंस देते हैं स्टूडेंट्स को। बहुत सिंपल और अच्छा इंस्ट्रक्टिव है, आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं वीडियो के बाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जॉन मिल्टन का ऑफ एजुकेशन सबसे पहली बार 1644 में एक 8 पेज के पैम्फलेट के रूप में छपा था। ये दोबारा 1673 में छपा और इस बार इसमें जॉन मिल्टन की कुछ शुरुआती कविताएं भी शामिल थी। मिल्टन अपने इस लेख में 12 से 21 साल तक के बीच के सभी स्टूडेंट्स को एजुकेशन से रिलेटेड सजेशंस देते हैं। मिल्टन के ये सारे सजेशंस मिल्टन के खुद के एक्सपीरियंस पर आधारित हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले मिल्टन सेंट पॉल्स स्कूल में इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा ली थी। ये लड़कों का एक स्कूल था जिसे चलाया जाता था ह्यूमनिस्ट थ्योरी ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग, यानी वहाँ पर मानवतावादी शिक्षा पर जोर दिया जाता था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद मिल्टन 5 साल तक इंडिपेंडेंट रीडिंग प्रोजेक्ट में रहे, यानी 5 साल तक उन्होंने खुद से भी कुछ किताबें पढ़ी। 1640 से 1646 के बीच इन्होंने एक छोटा सा स्कूल लड़कों के लिए भी चलाया, जो उन्हीं प्रिंसिपल्स, उन्हीं सिद्धांतों के ऊपर चलता था जो अपने इस लेख में जॉन मिल्टन बताने वाले हैं। मिल्टन के जो विचार शिक्षा के बारे में आप इस लेख में पढ़ने वाले हैं, वो विचार एजुकेशन की ह्यूमनिस्टिक थ्योरी से ही मिलते जुलते हैं। ये वो थ्योरी थी जो 15वीं और 16वीं शताब्दी में पूरे वेस्टर्न यूरोप में फैली हुई थी। ओलिवर एंसवर्थ नाम के एक क्रिटिक हैं, उन्होंने समझाया है कि ये ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है। उनके अनुसार ये जो थ्योरी है ये 3 बिलीफ पर विश्वास रखती है। इसके 3 बिलीफ हैं। पहला, एजुकेशन का ध्येय, एजुकेशन का एम ये होना चाहिए कि स्टूडेंट को एक एक्टिव सिटीज़न कैसे बनाया जाए, वो एजुकेशन का पर्पज़ होना चाहिए। दूसरा बिलीफ क्या है इस थ्योरी का? दूसरा बिलीफ ये है कि इस एजुकेशन थ्योरी का एक महत्वपूर्ण खंड ये है कि बच्चों को ये बताया जाना चाहिए कि एंशिएंट राइटर्स कितने ज़रूरी हैं और एंशिएंट राइटर्स को उन्हें गहराई के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, यानी आपको अपना पिछला पास्ट नहीं भूलना। तीसरा, उन्होंने बताया कि जो मिडिवल एजुकेशन प्रैक्टिसेस हैं, यानी वो प्रैक्टिसेस जो मध्यकालीन युग से चली आ रही हैं, आपको उनके प्रति स्टूडेंट्स के मन में एक एनिमोसिटी, एक नफ़रत पैदा करनी है, क्योंकि जब जब आप ये मध्ययुगीन दर्शन पद्धति स्टूडेंट्स के ऊपर थोपते हैं, वो उनके ऊपर उनकी पब्लिक लाइफ को ओवरकम कर लेती है। मिल्टन के जो आइडियाज़ थे वो जॉन कॉर्नेलियस नाम के एक एजुकेटर से बड़े मिलते जुलते थे, यानी जॉन मिल्टन के आइडियाज़ उनसे इन्फ्लुएंस थे। अब जॉन कॉर्नेलियस क्या थे? जॉन कॉर्नेलियस को विश्वास था कि जो एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन होता है, एम्पिरिकल का मतलब होता है अनुभवजन्य, वो ज्ञान जो आपको अनुभव से मिलता है, एक्सपीरियंस से मिलता है, वो मदद करता है मोरल कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए। यानी अगर आप किसी को नैतिक रूप से अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको उसे उसके अनुभव से सीखने देना चाहिए। इस बात का विश्वास मिल्टन को था और यही विश्वास जॉन कॉर्नेलियस का था, और जॉन कॉर्नेलियस से ही मिल्टन इन्फ्लुएंस थे। मिल्टन कहते थे कि शिक्षा ना सिर्फ इंस्पायर करनी चाहिए स्टूडेंट्स को, बल्कि स्टूडेंट्स को चैलेंज भी करनी चाहिए किसी भी नए काम को करने के लिए। अब हम इस लेख का टेक्स्ट पढ़ेंगे। ये अभी तक जानकारी थी, इस टेक्स्ट को पढ़ने के लिए ज़रूरी थी। अब जो एक्चुअल मिल्टन ने लिखा है अब हम उसकी बात करते हैं। मिल्टन कहते हैं, पढ़ने के लिए सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को मुख्य रूप से अच्छी ग्रामर के रूल्स सिखाए जाने चाहिए, चाहे तो वो ग्रामर वो हो जो आज ज़रूरी है, या अगर आपको इससे बेहतर कोई ग्रामर नज़र आ रही है तो उसके रूल्स पढ़ाए जाएं। अब इस बात को मैं थोड़ा एलिब्रेट कर देता हूँ कि अगर किसी
वक्त के दौरान आप कोई ग्रामर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और वो किसी के काम की नहीं है, तो आपको ऐसी ग्रामर पढ़ानी चाहिए बच्चों को जो आने वाले टाइम में उसके काम आए। ये इसका एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि इस वक्त के दौर में अगर आप किसी को संस्कृत की ग्रामर पढ़ाने लगें तो उसका कोई भला नहीं होने वाला है स्टूडेंट का, ठीक है। उर्दू की पढ़ाने लगे तब भी कोई भला नहीं हो पाएगा। इंग्लिश ग्रामर पढ़ेगा तो ज़रूर कहीं ना कहीं भला हो जाएगा उसका, ठीक है। तो वक्त के साथ कोई बेहतर ग्रामर है तो वो पढ़ाई जाए स्टूडेंट्स को। आगे मिल्टन बोलते हैं दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि बच्चे की स्पीच को बेहतर डिस्टिंक्ट एंड क्लियर प्रोनाउंसिएशन के साथ उसको क्लियर किया जाए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। मिल्टन कहते हैं कि बच्चे का प्रोनाउंसिएशन डिस्टिंक्ट एंड क्लियर होना चाहिए, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात भी है। किसी भी टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट को क्लियर प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ाए। और मैं बहुत सारे इंग्लिश के टीचर्स ऐसे देखता हूँ जिनका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, ठीक, लेकिन वो अच्छा पढ़ाते हैं। बच्चे दावा करते हैं कि वो अच्छा पढ़ाते हैं, और ऐसा हो भी सकता है, क्या पता किसी का प्रोनाउंसिएशन अच्छा ना हो लेकिन पढ़ाता अच्छा हो। लेकिन फिर भी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी मायने रखता है किसी भी स्टूडेंट की ज़िंदगी में, किसी भी लैंग्वेज में एक्चुअल में। मिल्टन अपने लेख में इटालियंस का जिक्र करते हैं कि जैसे इटालियन लोगों का प्रोनाउंसिएशन होता है, कम से कम ऐसा हो हमारा अंग्रेज़ों का, क्योंकि वो इंग्लिशमैन हैं, ठीक है। मिल्टन जो हैं वो इंग्लैंड के निवासी हैं, ब्रिटेन के निवासी हैं, और वो उदाहरण दे रहे हैं इटली के रहने वालों का कि जो जैसे इटली के लोग प्रोनाउंसिएशन इस्तेमाल करते हैं, कम से कम ऐसा तो होना चाहिए। ख़ासतौर से वॉवेल्स के प्रोनाउंसिएशन पर वो बहुत ज़्यादा जोर देते हैं मिल्टन। वो आगे एक सटायर करते हैं, वो कहते हैं कि जो अंग्रेज़ होते हैं, जो इंग्लिशमैन होते हैं, इंग्लैंड के रहने वाले, ब्रिटेन के रहने वाले लोग जो हैं, वो ठंडी हवा में ज़्यादा मुंह नहीं खोलते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से होता क्या है कि वो उनको ज़्यादा बड़ा मुंह खोलने की आदत नहीं होती, इस वजह से वो शब्दों को खाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि इंग्लिशमैन इतना ही मुंह खोलता है जिससे साउथ की टंग जो है उसी को वो अच्छे से बोल सकता है। और अगर आप किसी इंग्लिश माउथ से लैटिन भाषा सुनेंगे तो ये बड़ा ही अजीब लगता है। तो यानी सिंपल सी बात ये है कि मिल्टन चाहते हैं कि इंग्लिश मैन जो है वो अच्छा प्रोनाउंसिएशन सीखे। और इस वक्त भाई मैं तो दीवाना हूँ, ठीक है, इंग्लिश मैन के प्रोनाउंसिएशंस का। शायद दुनिया में सबसे अच्छी इंग्लिश वही लोग बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा कि प्यार हो जाता है जब आप उनको देखते हैं बोलते वक्त। मिल्टन आगे कहते हैं उसके बाद स्टूडेंट्स को एक्सपर्ट बनाया जाए इन द यूज़फुल पॉइंट्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के यूज़फुल पॉइंट्स का। साथ के साथ उन्हें प्यार करना सिखाया जाए वर्च्यू गुणों से, और ट्रू लेबर सच्ची मेहनत से। आपको अपने स्टूडेंट को मेहनती भी बनाना है और गुणों से प्यार करने वाला बनाना है। मिल्टन आगे कहते हैं कि बच्चे को सिखाया जाए कि वो जल्दी से किसी की चापलूसी में ना फंसे, ठीक। उसके बाद वो कहते हैं कि बच्चे को कोई इजी और डिलाइटफुल बुक एजुकेशन के बारे में, ठीक है, उसको पढ़कर सुनाई जानी चाहिए। वो कहते हैं कि वो किताबें ग्रीक्स की हो सकती हैं, प्लूटार्क की हो सकती हैं, सोक्रेट्स की हो सकती हैं, लेकिन वो आगे ये भी कहते हैं कि लैटिन भाषा में हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस है नहीं। हमारे पास कुछ शुरुआती किताबें मिलती हैं सिर्फ क्विंटिलियंस की। मिल्टन आगे कहते हैं कि हमें अपने स्टूडेंट्स को ऐसे लेक्चर्स और एक्सप्लेनेशन देने होंगे ताकि वो किसी भी अपॉर्चुनिटी को पाकर आगे बढ़ सकें, और आगे बढ़कर वो एक ऐसे नागरिक बन सकें जो ओबीडियंट हों, यानी आज्ञाकारी हों। स्टूडेंट्स के अंदर ऐसे गुणों को भरा जाए कि उन्हें पढ़ने से प्यार हो जाए और वो एडमायर करने लगे वर्च्यूज़ को। मिल्टन आगे कहते हैं कि आपको अपने स्टूडेंट्स के अंदर इस तरह के विचारों को जन्म देना है कि वो एक साहसी आदमी का जीवन जीने के लिए आशा करने लगे, और वो एक वर्दी पैट्रियट बन जाए, एक सच्चा देशभक्त बन जाए, डियर टू गॉड, ईश्वर का प्यारा बन जाए, और उसके अंदर ये आशा जागृत की जाए कि वो सबसे फेमस आदमी बनेगा सभी एजेस में, यानी उसे फेमस बनने के लिए प्रेरित किया जाए, तभी वो मेहनत करेगा। उन्हें इस तरह की शिक्षा दी जाए कि उन्हें नफ़रत हो जाए अपने सभी बचकाना हरकतों से, ठीक है, और उन सभी क्वालिटीज़ से जो किसी इंसान के अंदर नहीं होनी चाहिए। मिल्टन का सारा जोर इस बात पर है कि आप अपने स्टूडेंट्स को अच्छा वक्ता बनाएं। उनका मानना है कि प्रॉपर इलोक्वेंस अगर किसी के पास होता है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। और ये बात
कई हद तक बिल्कुल ठीक भी है कि अगर किसी स्टूडेंट्स को अच्छा बोलना आता है, वो अच्छी तरह से बोल सकता है, तो वो आने वाले समय में उसकी सफलता के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब हम इस टेक्स्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन आपको बताने वाले हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है कि ये किसने कहा। तो आपको वहाँ 4 ऑप्शन मिलते हैं कि शेक्सपियर ने, वर्ड्सवर्थ ने, मिल्टन ने, ठीक है। तो आपको ये याद रखनी है कि ये लाइन मिल्टन ने कही है। आपसे ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है एग्ज़ाम्स में कि ये लाइन कहाँ से ली गई है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये ऑफ एजुकेशन से ली जा रही है। अब लाइन सुनिए, उसके बाद हम इस लाइन को आपको समझाते हैं। इन्फ्यूजिंग into their young breasts such an ingenious and noble ardor as would not fail to make many of them renowned and matchless men। वो कहते हैं कि ऐसी शिक्षा दी जाए, ठीक है, इन्फ्यूज़ किया जाए, भरा जाए इनटू दियर यंग ब्रेस्ट, उनके जवान सीनों में। अब यहाँ यंग ब्रेस्ट मेटाफर है स्टूडेंट्स के लिए कि स्टूडेंट्स के अंदर भरी जाए सच एन इंजीनियस, क्या भरी जाए स्टूडेंट्स के अंदर? इंजीनियस कहते हैं शानदार, नोबल आप अच्छे से जानते हैं, आदर्श। तो एक शानदार और आदर्श आर्डर को, अब ये आर्डर क्या है? आर्डर कहते हैं उत्साह को। तो एक ऐसा शानदार उत्साह स्टूडेंट्स के सीनों में उतारा जाए कि एज वुड नॉट फेल टू मेक, कि वो असफल ना हो पाए, मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे लोग असफल ना हो पाए क्या बनने में? रिनाउंड कहते हैं जाना माना, यानी फेमस, एंड मैचलेस मैन, और मैचलेस मैन यानी ऐसा आदमी बनने से फेल ना हो जाए, वो असफल ना रह जाए जिसका कोई मैच ही ना हो। यानी आपको अपने स्टूडेंट्स के अंदर ऐसा उत्साह भरना है मेहनत करने का कि वो मैचलेस मैन बन जाए और रिनाउंड फेमस बन जाए। मिल्टन आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, वो कहते हैं कि उसके बाद आपको अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठकर पढ़ना है उन ऑर्गेनिक आर्ट्स को जो आदमी को इनेबल करती हैं बेहतरीन तरह से लिखने में, ताकि वो एलिगेंटली, पर्सपिक्यूअसली लिख सकें, और उनके लिखने का जो स्टाइल हो वो हो लॉफ्टी, यानी बेहतरीन शब्दों का इस्तेमाल और ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल। वो अपनी लिखावट में लॉजिक का इस्तेमाल करें और इस तरह से लिखें कि उनके दिमाग में हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट जो है वो क्लियर हो। और जब वो लिखें और उनकी हथेली जब खुलें तो उनकी हथेली हमें नज़र आए कि उनकी हथेलियाँ जो हैं वो प्लेटो, एरिस्टोटल, फेलरूस, सिसरो और हार्मोगनस और लॉन्गिनस जैसे महान विद्वानों की तरह हैं। यानी वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को इस तरह से पढ़ाया जाए कि वो इन महान दार्शनिकों की तरह लिख सकें किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी विषय पर। और ऐसा तभी होगा जब आप उन्हें बेहतरीन कला जो सिखाएंगे। अब यहाँ पर एक बात पर मैं आपका ध्यान देना चाहूँगा, मिल्टन ने ऑर्गेनिक आर्ट्स शब्द का इस्तेमाल करा है कि ऑर्गेनिक आर्ट्स बैठकर पढ़ें आप अपने स्टूडेंट्स के साथ। अभी ऑर्गेनिक आर्ट्स मिल्टन का क्या मतलब है इससे? इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल और इंस्ट्रूमेंटल एजुकेशन, यानी वो एजुकेशन जो प्रैक्टिकल है और इंस्ट्रूमेंटल है, ठीक है। अब मिल्टन क्यों चाहते हैं कि बच्चा अच्छे से लिखना सीख ले? यहाँ पर मिल्टन का अपना एक पर्सनल एक तरीके से फ़ायदा सोच रहे हैं मिल्टन कहते हैं कि इससे फ़ायदा ये होगा कि आने वाली जनरेशन बेहतरीन पोएम्स लिखा करेगी, और जब उन्हें शब्दों की ज़्यादा जानकारी होगी, उनके लॉजिक्स क्लियर होंगे, तो वो पोएम को न केवल बेहतर करेंगे बल्कि सिंपल भी करेंगे लैंग्वेज में, और पोएट्री ज़्यादा सेंसुअस और पैशनेट हो जाएंगी। मिल्टन आगे कहते हैं, यहाँ मेरा कहने का मतलब सिर्फ इस बात से नहीं है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोसिडी ऑफ अ वर्ड्स का ख्याल रखें, यानी कविता में छंदों का ध्यान रखें। नहीं, मेरा मकसद ये है कि वो ग्रामर के सभी नियमों को जानें और वो अपनी आर्ट में उस मुकाम तक पहुँचें जिस मुकाम पर एरिस्टोटल अपनी पोएटिक्स में पहुँचे थे, जैसे हॉरेस में पहुँचे थे, जैसे इटालियन, वो कुछ और लोगों का नाम लेते हैं इटालियन लिटरेचर में, जैसे अपनी अपनी कलाओं में टैसो थे, मेज़ोनी थे और दूसरे कई लोग थे जिन्होंने सच्चा मीनिंग बताया कि एपिक पोएम एक्चुअल में होती क्या है। अब देखिए यहाँ पर जब मैं लाइन ये पढ़ता हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि वो एपिक पोएम के इतने सारे उदाहरण देते हैं मिल्टन अपने इस ऑफ एजुकेशन में, लेकिन आज वो खुद सबसे अच्छे पोएट हैं जिन्होंने एपिक लिखी है, पैराडाइज लॉस्ट। आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं शायद वो इन लोगों से इन्फ्लुएंस थे और शायद इनकी तरह एक महान एपिक पोएट बनना चाहते थे और वो बने पैराडाइज लॉस्ट लिखने के बाद।
मिल्टन कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स, इन सभी लोग जिनका जिक्र उन्होंने ऊपर किया है, कि इन सभी लोगों की तरह स्टूडेंट्स को पता हो कि ड्रामेटिक क्या है, लिरिक क्या है और क्या डेकोरम होता है किसी भी कविता को लिखने का। तभी तो वो ग्रैंड मास्टर पीस को ऑब्जर्व कर पाएंगे, तभी तो वो कोई मास्टर पीस लिख पाएंगे या किसी मास्टर पीस को पढ़ पाएंगे। मिल्टन आगे कहते हैं तभी तो वो ऐसे लोगों को देख पाएंगे कि जो उनके चारों तरफ कविताएं लिख रहे हैं कि वो कितने कॉमन थे। तभी आगे वो मिल्टन कहते हैं कि उनको बताया जाए कि आप कविता लिखने के वजह से क्या क्या काम कर सकते हैं। ना सिर्फ आप डिवाइन काम कर सकते हैं बल्कि ह्यूमन थिंग्स भी कर सकते हैं, यानी आप न सिर्फ ईश्वर के लिए काम कर सकते हैं बल्कि समाज को बदलने के लिए भी कविता के माध्यम से काम कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हमारा एक ही एम होना चाहिए स्टूडेंट्स को पढ़ाते वक्त, एजुकेशन देते वक्त, कि वो एक्सीलेंट मैनर में एक बेहतरीन राइटर और कंपोज़र बन जाएं। मिल्टन कहते हैं मकसद ये नहीं है कि वो कहाँ बोल रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में बोलें, काउंसिल में बोलें, लेकिन जब वो बोलें तो उनके लबों के लिए, उनके होठों के लिए सभी तरफ से सम्मान और अटेंशन मिलनी चाहिए उन्हें। तो कितनी गहरी बातें मिल्टन ने यहाँ कही हैं। मिल्टन आगे कहते हैं कि ये शिक्षा वही शिक्षा है जो हमें अपने जेंटल और नोबल यूथ को देनी चाहिए और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ देनी चाहिए 12 से 21 साल तक की उम्र के बीच में। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो अपने मृत पूर्वजों पर आश्रित हो जाएंगे, यानी वो रिलाई अपॉन हो जाएंगे अपने डेड एंसेस्टर्स के, ना कि उन लोगों के जो इस वक्त उनके सामने ज़िंदा हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मिल्टन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप तो वैसे भी फ्यूचर में होने वाले टीचर्स हैं, तो ध्यान रखिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।